प्रिय छात्रों, ठंड बहुत ज़्यादा है पर क्या करें, बोर्ड भी नज़दीक है। आप लोगों की सेवा का वादा है तो सेवा करना ज़रूरी है। आज हम लोग बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी पर कैसे कैसे आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान ज़्यादा देना है। वैसे किसी को पता तो नहीं होता कि कौन क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी हम लोग गेस करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, देखते हैं हर साल क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद, मैं एक कोचिंग संचालक हूं और मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूं ताकि बच्चे घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सकें। आज हम लोग बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन माने लगभग हर साल आ ही जाता है। नेफ्रॉन का प्रश्न आता है चित्र बनाकर, माने सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन का हिंदी क्या होता है बच्चों? वृकाणु। वृकाणु तो कह सकता है वृकाणु का सचित्र वर्णन करें या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो आपको यही वर्णन करना है। तो नेफ्रॉन का चित्र बना लेना है और उसके बारे में लिखना है कि यह कैसे कैसे क्रिया करता है, यह कैसे कैसे यूरिन को फिल्टर करने का कार्य करता है। यह सब बात आपको लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूरॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन। न्यूरॉन का हिंदी होता है तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका का भी आता है सचित्र वर्णन करें, तो आपको तंत्रिका कोशिका बना देना है, उसके आकृति का वर्णन कर देना है और उसके कार्यों का वर्णन कर देना है। इस तरह आपका 5 नंबर कंप्लीट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूल। लिखता है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करें। तो आपको पुष्प का पुष्प का अनुदैर्ध्य काट बनाना। अनुदैर्ध्य काट बने 90 डिग्री पर यदि उसको काटा जाता है तो उसको अनुदैर्ध्य काट कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य काट का चित्र बना देना है और चित्र बना के पुष्प के सभी भागों का आपको वर्णन कर देना है। इस तरह वह भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है, परंतु यह सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग बायोलॉजी के किताब का एक एक पेज उलट करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहला पाठ है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप जैव प्रक्रम जानते हैं ना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब जैव प्रक्रम है। तो पोषण में मानव पोषण है। देखिए, प्रश्न सभी टॉपिक से कवर होंगे, कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक से कवर होंगे। परंतु जो अक्सर आने वाले क्वेश्चन है वो सब आपको बताते हैं। मनुष्य के पोषण में आपको जो एंजाइम वगैरह जो होते हैं, मनुष्य मानव के पोषण में एंजाइम, देखिए पोषण में भी प्रत्येक पोषण से क्वेश्चन बनेगा, प्रत्येक पोषण से क्वेश्चन बनेगा, परंतु 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन का तो कोई गारंटी नहीं रहता है किधर से आएगा। 5 नंबर वाला में तो हम लोग गेस कर लेते हैं, परंतु फिलहाल थोड़ा बहुत हम चर्चा करने का कोशिश करते हैं कि विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, कौन जीव क्या करता है, यह सब आपको याद रखना है। मानव में एंजाइम के कार्यों को याद रखिएगा। जैसे मुंह में कौन एंजाइम निकलता है? एमाइलेज एंजाइम निकलता है। आमाशय में पाचक रस जो निकलते हैं उसमें कौन कौन एंजाइम रहता है, कौन कौन अम्ल रहता है? HCl रहता है, श्लेष्मा रहता है, पेप्सिन की ट्रिप्सिन रहता है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन कौन एंजाइम करता है? वसा का पाचन कौन एंजाइम? वसा का पाचन लाइपेज करता है। एंजाइम, मनुष्य के पाचन में आपको एंजाइम के बारे में ध्यान रखना है। और पोषण में जो पोषण के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें आपको जीव का नाम याद रखना है कि कौन जीव कौन किस प्रकार का पोषण करता है। उसके बाद दीर्घरोम है। मनुष्य के आंतों में दीर्घरोम रहता है। उस दीर्घरोम के बारे में आपको समझ लेना है कि दीर्घरोम का क्या कार्य है। वह अवशोषण का कार्य करता है, वह विकसित भाग है जो अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। यह सब बात को आपको समझना है। श्वसन में, श्वसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैकिया। वो जो होता है ना कि मछली गिल से श्वसन करते हैं, कॉकरोच वगैरह ट्रैकिया से, छोटे जीव ट्रैकिया से श्वसन करते हैं, मानव फुफ्फुस से श्वसन करता है। यह जो श्वसन अंग है वह इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ऑक्सी श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, कौन कौन जीव ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन करते हैं, यह सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कूपिका। कूपिका क्या है? जहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और ब्लड से और फुफ्फुस से आदान प्रदान होता है, उस जगह को कूपिका कहते हैं, यह याद रखिएगा। अब आते हम लोग वहन में।
वहन में तो आपको याद होगा हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पंप करना। अब निलय और आलिंद, दूगो आलिंद होता है, दूगो निलय होता है। उसके बाद फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, ये सब आपको याद रखना होगा। वो अंतर आपको हम पूरा लिखवाए हैं। एक हरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन जीव है, माने एम्फीबियन, एम्फीबियन माने जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मगरमच्छ ऐसा है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। बाकी सभी जलीय जीव हैं उनमें 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं। बाकी जो एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन माने जल में भी और स्थल पर भी रहते हैं, वो एम्फीबियन होते हैं। उनमें सब में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, परंतु मगरमच्छ एक ऐसा है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय रहता है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद पौधों के बारे में श्वसन, हाँ एक और रक्तचाप। रक्तचाप आपको याद है ना, रक्तचाप में 120/80, यह याद रखिएगा। 120 किसको कहते हैं, 180 कहते हैं, माने प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब को 120 कहते हैं, और शिथिलन अनुशिथिलन दाब को 80 कहते हैं। 80 mm पारा होता है। स्फाइग्मोमैनोमीटर से यह मापा जाता है। यह सब याद रखिएगा बच्चों। हमारे शरीर में जो रोगाणुओं से लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है, वाइट ब्लड सेल्स करता है। पौधों में दिन के समय ऑक्सीजन लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यह याद रखिएगा। उत्सर्जन में आपको नेफ्रॉन तो एकदम बढ़िया से याद कर ही लेना है। एक होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को, यूरिन किसको माने नेफ्रॉन किसको छान कर बाहर निकालता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को। जिसका जो वृक्क है वह खराब हो जाता है तो अपवहन प्रक्रिया के द्वारा, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उसको स्वस्थ रखा जाता है, चाहे वो मानव को जिंदा रखने में मदद किया जाता है। अब आता है पाठ 7 में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण समन्वय में न्यूरॉन तो आपको याद कर ही लेना है। इसमें न्यूरॉन, इस वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो जो सिनेप्स, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली भाग होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि तुरंत जो माने बिना इच्छा के, हमारी इच्छा नहीं होती है, वो अनैच्छिक क्रिया है। बिना इच्छा के ही तुरंत जो क्रिया संपन्न होती है वह प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में आपको मच्छर को हम लोग मारते हैं, वह मानव मस्तिष्क के कार्य को याद रखिएगा। पूछता है कि शरीर का जो संतुलन है वह मस्तिष्क के किस भाग में होता है, अग्र मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, किस में होता है। तो मस्तिष्क के जो कार्य हैं वह याद रखिएगा, वो आपसे पूछेगा। सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है और 5 नंबर के प्रश्न है, तो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। 1 नंबर वाला ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लेता है, इसलिए सब टॉपिक से प्रश्न रहेगा। या आप निश्चिंत रहिएगा कि कोई टॉपिक छोड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टॉपिक कवर करेगा। अब आइए, इसमें आप लोग अनुवर्तन पढ़े हैं ना, अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जल अनुवर्तन, यह सब याद रखिएगा। गुरुत्वानुवर्तन, जल अनुवर्तन, यह सब क्या होता है। पौधा का जो तना है वह प्रकाश की ओर माने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मुड़ता है, पौधे का जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष मुड़ता है, यह याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है बच्चों हार्मोन की। तो हार्मोन में आपको सभी हार्मोन का कार्य लिखाया गया है, सभी हार्मोन का नाम, सभी हार्मोन का कार्य लिखाया गया है, तो उनके नाम और हार्मोन का कार्य लिख लीजिएगा। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि ग्वाइटर जो बीमारी होता है ना, घेंघा रोग, वह आयोडीन, नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है, वो आयोडीन खाना क्यों जरूरी है। उसके बाद इंसुलिन का क्वेश्चन जो आता है, शुगर माने इंसुलिन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। ये 2 क्वेश्चन जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वाइटर वाला बीमारी और इंसुलिन वाला बीमारी, ग्वाइटर बीमारी और चीनी का बीमारी। इन दोनों टॉपिक पर आपको प्रश्न लिखाया जा चुका है, इसको बढ़िया से आप लोग अफेयर में अपने जाके देखिएगा। अब आते हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन का बहुत सारा प्रकार लिखाया गया है, 1 प्रकार उसमें से आपको 2 नंबर में जरूर पूछेगा, और बाकी 1 नंबर में तो पूछने के लिए उसका तो कोई सीमा नहीं है, परंतु यह याद रखिएगा आपको अलैंगिक जनन में। हाँ, अलैंगिक जनन में ये हाइड्रा वाला मुकुलन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मुकुलन ज़्यादा पूछता है। कायिक प्रवर्धन में इस तरह पूछता है कि आलू किस अंग से प्रजनन करता है, तो आलू तना से प्रजनन करता है, मूली गाजर वगैरह जड़ से प्रजनन करता है, प्याज जो है वह अपना तना से प्रजनन करता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम पत्थरचूर, यह अपने पत्ता से प्रजनन करता है, यह याद रखिएगा। लैंगिक जनन में बच्चों, लैंगिक जनन में मानव के जो जनन है उसी से संबंधित बात करता है। पौधे के जनन से संबंधित सबसे ज़्यादा वही है
कि अनुदैर्ध्य पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का वर्णन करें, यह हो जाता है। और मानव के जनन में जो हार्मोन्स वगैरह, हार्मोन का क्वेश्चन पूछता है, चाहे जनन अंग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, यह याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास में। आनुवांशिकता जैव विकास में ये आपको आनुवांशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण, परिशेषिका वगैरह, परिशेषिका के बारे में आपको बताया गया था ना, अवशेषी अंग, हाँ तो वह अवशेषी अंग के बारे में ये सब पढ़ लीजिएगा। मेंडल के बारे में, मेंडल कौन है, तो वो आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, माने उनको पिता कहा जाता है, यह याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आपको देता है जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? स्पीसीज के अंदर विकास को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था, यह याद रखिएगा। इसके बाद जाति उद्भव। जाति उद्भव कैसे होता है? जब भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो होता है वह जाति उद्भव का कारण नहीं बनता है, जबकि भौगोलिक पृथक्करण के अलावा जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें भौगोलिक पृथक्करण जाति उद्भव का कारण हो जाता है। विकास एवं वर्गीकरण में जीवाश्म के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म से हमें दो स्पीसीज के विकास की कड़ी का पता चलता है कि किसके बाद कौन सा जीव का विकास हुआ है। इस तरह बच्चों आप लोग बायोलॉजी का तैयारी आप लोग अपना कीजिएगा। तो इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, यह आप दिमाग में रखिएगा। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं कि इन क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा रट ही लीजिएगा। चित्र बनाना रट लीजिएगा। बायोलॉजी में चित्र बनाने वाला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो चित्र बनाना और ये सब रट लीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग हमारा वीडियो बहुत प्रेमपूर्वक देख रहे हैं और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करने का मौका दें, आप बढ़िया से बढ़िया नंबर उठाएं। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।